हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक जायसवाल है और मैं आज आपको सीएमए डेटा के बारे में बताने वाला हूँ कि सीएमए डेटा का यूज क्या है, सीएमए डेटा क्यों बनाया जाता है और सीएमए डेटा कहाँ प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक बिजनेस को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में कि एक बिजनेस को जब लोन का रिक्वायरमेंट होता है तो वो बैंक के पास जब जाता है तो बैंक उससे सीएमए डेटा का को प्रेजेंट करने की बात कहता है। सीएमए डेटा या सीएमए रिपोर्ट आरबीआई ने मैंडेटरी किया हुआ है ताकि सीएमए डेटा के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोन लेने के लिए कोई कंपनी बैंक के पास जाता है तो उस सीएमए डेटा के थ्रू बैंक को ये पता चल पाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है और उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है जब वो लोन लेगा तो। ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किया हुआ है कि किसी भी बैंक के द्वारा जब लोन दिया जाता है तो बैंक जो भी लोन जब भी लोन ग्रांट करता है तो सीएमए डेटा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम। ओके, तो सीएमए डेटा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन क्या है, ये नेसेसरी है फॉर बैंक लोन और फॉर वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, फॉर सीकिंग सीसी लिमिट्स। ओके, सीएमए डेटा प्रिपरेशन एंड presentation is necessary for bank loan or working capital for seeking CC limit और for seeking CC limit के लिए। अब सीएमए डेटा है क्या? ओके, इसका बेनिफिट्स क्या है, सीएमए डेटा क्यों मांगा जाता है, कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स थिंग्स हैं। तो सीएमए डेटा मीनिंग क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सीएमए प्रोजेक्शन रिपोर्ट इज़ क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्रेडिट सीएमए का मतलब क्या है? क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा। इट इज़ द रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड टू बैंक टू शो योर पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, करेंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। इतना चीज़ इसमें इंक्लूड होता है कि एक सीएमए जो होता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डेटा, वो क्या इंक्लूड करता है? किसी कंपनी का फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, जो वो फ्यूचर में करना चाहता है, जिसके लिए लोन उसने लिया हुआ है, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए लोन लिया होगा। जब भी कोई लोन लेता है ऑर्गेनाइजेशन तो ये सोच के चलता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी लोन लेता है, ठीक है, तो अपने बिजनेस के इंक्रीमेंट के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ओके, सेल टर्नओवर बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उस पर्पज़ से ही लिया जाता है। ओके, अगर आप पहले से कोई लोन लिए हैं और उसको पेमेंट करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि क्या है कि जब आदमी एक लोन में फंसा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लोन में फंसा होता है और उस लोन को पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन का अरेंजमेंट करता है, तो उससे उसका टर्नओवर या प्रॉफिट तो बढ़ने वाला है नहीं, नहीं परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है, जबकि वो इस जाल में फंसता जाता है। तो इस चीज़ के लिए कभी भी लोन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं लेना चाहिए। लोन लेना चाहिए जब उसको एक प्रोस्पेक्ट हो या मतलब फ्यूचर प्लानिंग हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के अपना टर्नओवर बढ़ाएगा, उससे वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, उस प्रॉफिट से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं कि वाई डज द बैंक रिक्वायर सीएमए रिपोर्ट। तो इसमें क्या है कि क्यों बैंक रिक्वायर करता है सीएमए रिपोर्ट का? तो यहाँ पे दिया है कि वी ऑल नो दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो आरबीआई गाइडेंस। जब भी कोई बैंक अपने ऑपरेशंस को, जो भी ऑपरेशन है उसका, जैसे लोन लेना, लोन देना, ओके, तो जितना भी सारा एक्टिविटी है तो वो आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे उसने मेंशन किया कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो आरबीआई गाइडलाइंस टू रन फिनेंस बिजनेसेस। अपने फिनेंस बिजनेस को रन करने के लिए आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करता है।
तो RBI suggests not to only rely on CMA data for granting loans. Still, almost all banks are asking for CMA data. Even for small loans like 4 to 6 lakh, submitting CMA report is required. चाहे आप 4 लाख का मिनिमम 4 लाख से 6 लाख चाहे कितना भी लोन लें, ये बैलेंस शीट तो आपसे मांगता ही मांगता है कोई भी बैंक। ये आपका परफॉर्मेंस क्या है, ITR मांगता है, ओके, ऑडिट रिपोर्ट मांगता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो जो आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और उसका पेमेंट, आप उस लोन का पेमेंट रीपेमेंट कैसे करेंगे, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे जाके। तो द रीज़न इज़ दैट बाय एनालाइजिंग इट बैंक्स कैन अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ फंड्स। बैंक्स उस फ्लो को समझ सके जो कि फंड्स को आप मैनेज करेंगे या फ्लो करेंगे, चाहे पास्ट हो चाहे प्रपोज हो, ऑफ बोरोवर्स एंड द विएबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, ओके। तो व्हाट रिपोर्ट्स आर कवर्ड, कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि रिपोर्ट्स में कवर किए जाते हैं। इसमें है समरी वाइज की डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज फंड लिमिट, डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट। जो भी आप लोन लेंगे, चाहे एग्जिस्टिंग आपने लिया हुआ है पहले से या अभी आप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वो फंड्स को यहाँ पे डिटेल में बताना। और ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड है, जो भी पिछला चाहे आगे का चाहे अभी जो चल रहा है, उसका ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में इंक्लूड करना। प्रॉफिट को, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट को एनालाइज करना, या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, उसको कंपेयर करना कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा। फिर आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ MPF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंस, और मतलब रेशियो एनालिसिस ही है इसका। फंड फ्लो स्टेटमेंट, किस तरह से फंड्स को मैनेज किया जाता है उसको डिटेल में बताना। और रेशियो एनालिसिस जैसे DSCR हो गया या करेंट रेशियो, ओके, नेट वर्थ रेशियो, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। अब क्या है कि नो सेम रिपोर्ट फॉर ऑल, पहले तो मैं डिटेल में बता दूं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट। इन दिस रिपोर्ट डिटेल्स अबाउट योर करंट फाइनेंशियल कंडीशन, बोरोड फंड एंड प्रपोज्ड फंड्स आर कवर्ड। इफ द बिजनेस इज न्यू, प्रपोज्ड डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। जो भी आपका, मान लीजिए अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो पास्ट में क्या आपका फंड्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और आपका फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगा, जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए आपने लोन लेना है तो उसको बताना होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस रिपोर्ट में ये इंक्लूड किया जाता है कि करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बोरोड फंड्स कितना है, और प्रपोज फंड्स जो भी होगा वो कवर किया जाएगा इसमें। अगर कोई बिजनेस नया है जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं तो प्रपोज डेटा नेसेसरी है, ओके। दूसरा आता है कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो पास्ट 2 years एंड फ्यूचर 3 years प्रपोज्ड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि पिछले 2 सालों में आपने क्या परफॉर्मेंस दिया है अपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के द्वारा, और फ्यूचर में आप 3 साल का प्रपोज जो भी होगा, जैसे एस्टिमेटेड प्रीवियस ईयर्स का डेटा होगा 2 साल का ITR और बैलेंस शीट के द्वारा, और नेक्स्ट और एक्सपेक्टेड, पहले एक्सपेक्टेड फिर नेक्स्ट 3 years का मिला के प्रपोज्ड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे। There may be some changes as per loan needed and business nature. The profit and loss account should be presented here. Okay, तो आपके लोन के हिसाब से इसको प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टेटमेंट में, जैसे ये मैंने बनाया हुआ पहले से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि प्रोजेक्टेड लोन के लिए बनाया गया है।
ये मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ एक एग्जांपल के रूप में। यहाँ पे एस्टिमेटेड एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना हुआ है। तो इसमें ये तो आपका फर्स्ट पेज है, कवर पेज, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ से कंटेंट में क्या क्या है ये देख सकते हैं। कंटेंट में आपको रिपोर्ट जो भी है एट ग्लैंस, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, DSCR एनालिसिस हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हो गया, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और लोन रीपेमेंट शेड्यूल हो गया। ओके, इतना चीज़ बना हुआ है। इसमें आप चल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये फर्स्ट पेज में है रिपोर्ट एट ग्लैंस में। ये डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, GST नंबर रहेगा। ओके, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोप्राइटर क्या है, प्रोप्राइटर का डिटेल नेम रहेगा। ओके, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है सीसी का, टर्म लोन कितना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या कहता है, डेब्ट टू कवरेज रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ओके, ये रिपोर्ट एंड एट ग्लैंस में आपको समरी डेटा दिखाया जाएगा। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट रहेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड ये एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, इस वजह से आपको एस्टिमेटेड है सिर्फ और प्रोजेक्टेड मतलब पहले से अभी जो नया ओपन है, न्यू ओपन है बिजनेस, उसका परफॉर्मेंस है और फ्यूचर ईयर्स में कितना होगा डेटा, ये सभी दिया हुआ है, किस तरह से होगा उसका परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये डेटा तैयार हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका टेबल 5 में चलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव है, सेल, स्टॉक, परचेज सभी चीज़ है, GP NP सभी दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। कंपैरेटिव बेसिस पे है, जितने सारे खर्चे हैं वो इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कितना आपने कैश रिसीव किया है, कैश को पेमेंट कैसे किया है, ठीक है। सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे मैनेज करना उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका DSCR एनालिसिस है, ओके, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के द्वारा। उसके बाद आपका आता है ये रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, फिर DSCR का डिटेल हो गया, सारा दिया हुआ है इसमें। अभी जब इसको डिटेल में हम बताएंगे तभी क्लियर होगा। उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है, ये पूरी तरह से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हो गया, ओके। और असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट आ गए हैं हम लोग, नेक्स्ट आए हैं अभी आपका ये वर्किंग कैपिटल का ही डेटा है, ठीक है। नेट वर्थ स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, ये नेट वर्थ रिपोर्ट है, ठीक है, नेट वर्थ रिपोर्ट हो गया। उसके बाद आपका ये भी नेट वर्थ रिपोर्ट से ही रिलेटेड लग रहा है, बाकी ये क्लियर नहीं हो पा रहा, थोड़ा मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, रुकिए 1 मिनट हमको दीजिए। यहाँ से पता चलेगा। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। नेटवर्क भी है डिटेल में, करंट एसेट्स का डेटा है, करंट फिक्स एसेट्स का डेटा है, सभी चीज़ है इसमें दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का
ये आपका कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ ये दिया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ MPBF मतलब मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंस, ये इसका डेटा है कंपैरेटिव बेसिस पे कि कितना रिक्वायरमेंट होगा फंड का और कितना बैंक को अपने रूल के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से फाइनेंस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक रेशियो के हिसाब से निकाल लेंगे। यहाँ पे करंट टोटल एसेट्स हो गया और लायबिलिटीज़ हो गया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे जो गैप है वर्किंग कैपिटल गैप, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम स्टिपुलेटेड नेट वर्किंग कैपिटल, ये 25% यहाँ पे लेते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल, एक्चुअल नेट वर्किंग कैपिटल में हमको ज़रूरत है 8,31,434। ओके, तो आइटम 3 माइनस 4, आइटम 3 माइनस 4 मतलब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 हो गया 8 लाख। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनांस 8 लाख रुपए तक आपको लोन फिनेंस होगा। हम आगे अब चलेंगे डिटेल में डिस्कशन करने। यहाँ तक हमारा हो गया तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के द्वारा। अब एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है कि डिटेल्स अबाउट योर बैलेंस शीट ऑफ पास्ट ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू शो, it is also required to show proposed balance sheet data to show a picture of your future business plan. Details about current assets, fixed assets, current and long term liabilities are presented in this statement. अब नेक्स्ट आता है comparative statements of current assets and liabilities. These statement describes the viability of your working capital cycle. ठीक है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एक करंट एसेट्स लायबिलिटीज़ में क्रिएट होगा, लायबिलिटीज़ से करंट एसेट्स में कैसे बनेगा। ठीक है, सेल से, जैसे आपने सेल किया, आपने माल बनाया, रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में बनाया, फिनिश गुड्स को डेटर में कैसे कन्वर्ट, जब सेल करेंगे तभी डेटर में कन्वर्ट होगा। अब डेटर से रिसीव करेंगे कैश में, कैश से फिर आप पेमेंट जो बकाया है उसको पेमेंट करेंगे, और उस जो कैश आपके पास बचा हुआ है उससे फिर से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर से डेटर में कन्वर्ट होगा। इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में ये दिखाया गया है कि दिस स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्टेटमेंट शो करता है, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द वेबिलिटी ऑफ योर वर्किंग कैपिटल साइकिल, कि किस तरह से जल्दी आपका जो लोन है वो रिकवर कैसे होगा, इसमें ये बताया जाता है ये सारे स्टेटमेंट में। अब आता है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंस। अब कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंस, दिस स्टेटमेंट शोज द कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर टू बोरो मनी। इट डिपेंड्स ऑन 2 मेथड्स विच आर डिपेंड्स ऑन वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने लोन की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ज़रूरत को आप किस तरह से पूरा करेंगे उसके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको रिपेमेंट कैसे करना है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट शोज द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर करेंट एंड फ्यूचर ईयर्स। ओके, दिस स्टेटमेंट शोज द फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर करेंट एंड फ्यूचर ईयर्स। इट शोज द फंड यूटिलाइजेशन एंड सोर्स ऑफ फंड्स। The statement is important because it highlights the utilization of funds. This statement, अब इसमें क्या है कि this statement shows the fund flow statement for current and future years. It shows the fund utilization and source of funds. इसमें क्या दिखाया जाता है fund flow statement में कि funds utilization and source of funds, किस तरह से फंड्स को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से सोर्स क्या है फंड्स का वो दिखाते कैसे हैं। दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू मेक श्योर द बैंक दैट you are required you are using the funds for the purpose of you are using
द फंड फॉर द पर्पस यू हैव बारोड, किस लिए अपने लोन लिया हुआ है उस पर्पस को दिखाना होगा, ठीक है। अब रेशियो एनालिसिस एक अलग से स्टेटमेंट आता है रेशियो एनालिसिस का। इसमें क्या है कि इसमें लॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द लॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑफ CMA डेटा। इट कवर्स की रेशियोज, some ratios are the ratio, some ratios are the current ratio, MPBF maximum permissible bank finance। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि ये रेशियो एनालिसिस क्या दिखाता है कि ये कवर्स करता है रेशियोज आर द करेंट रेशियो, MPBF, नेट वर्थ रेशियो, क्विक रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, डेब्ट इक्विटी रेशियो, DSCR रेशियो। नो सेम रिपोर्ट फॉर ऑल बिजनेस, कोई भी स्टेटमेंट जो बनाया जाता है CMA डेटा का वो सभी बिजनेस के लिए एक जैसा कॉमन नहीं होता। एक कॉमन बिजनेस की कॉमन CMA डेटा नहीं बनाया था, सब बिजनेस के लिए अलग अलग CMA डेटा रिपोर्ट हो सकता है। There are different business types and according to their business nature and size, CMA report is prepared. It is not similar for all business. Similarly, CMA report is prepared as per the nature of the borrowed fund. वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ borrowed फंड पे, ठीक है, नेचर ऑफ द borrowed फंड के ऊपर डिपेंड करता है CMA रिपोर्ट। द डेटा इज डिफरेंट फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन और फॉर CC और फॉर CMA डेटा फॉर द बैंक गारंटी। ओके, अब आगे चलते हैं कि थिंग्स टू कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग डेटा। कौन कौन से थिंग्स होते हैं जिसको कंसीडर करना होता है। ऑल एजम्पशन शुड बी रीजनेबल, जो भी एजम्पशन आप लेंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए उसका, ठीक है। ऑल एजम्पशन शुड बी रीजनेबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो थिंग्स कवर किए जाएंगे वो है कि ऑल एजम्पशंस शुड बी रीजनेबल एंड एज पर एवरेज इंडस्ट्री परफॉर्मेंस के हिसाब से होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं। नो इन्फॉर्मेशन शुड बी मैनिपुलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, चाहे पहले चाहे बाद में। ए डिटेल्ड शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी अटैच्ड, जो भी इसका शेड्यूल हो, ठीक है, डिटेल्ड शेड्यूल अटैच किया जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी बैलेंस शीट और कोई भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का। चूँकि एक बैंक को समझ में आना चाहिए कि CMA रिपोर्ट में जो भी डेटा को प्रेजेंट करना है वो अपने प्रेजेंट जो किया है डेटा वो किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है, उसका डिटेल शेड्यूल अटैच करना चाहिए। The company has viable proof of extraordinary business growth, कोई वायबल प्रूफ होना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है। ऑल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर लॉसेस एंड लाइबिलिटीज़, इसमें एक प्रोविज़न भी प्रोविजंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जितने भी लॉसेस हैं लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए फ्यूचर, जितने भी फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है, सर्टेन तो नहीं है लेकिन हो सकते हैं ना, तो इसके लिए यूज करना होगा आपको। CMA डेटा इज़ द फिनेंशियल एक्सप्लेनेशन, CMA डेटा या CMA डेटा और CMA रिपोर्ट इज़ द फिनेंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ लोन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जितना भी लोन रिक्वायरमेंट्स है आपका उसका एक फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ लोन रिक्वायरमेंट एंड हाउ यू कैन पे द लोन इन द फ्यूचर, लोन रीपेमेंट शेड्यूल के द्वारा आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक स्टेटमेंट बनना चाहिए, लोन रीपेमेंट स्टेटमेंट, कि आपने प्रॉफिट अर्न किया और उस लोन को किस तरह से आप EMI के थ्रू या फिर किस तरह से पेमेंट जो कर रहे हैं आपका, तो फंड यूटिलाइज हो रहा है उसमें, ओके। CMA data is not required to be certified by a chartered accountant। ये CMA डेटा जो है यहाँ पे दिया हुआ कि CA के द्वारा सर्टिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको प्रोप्राइटर ही इसको सर्टिफाई कर सकता है। लेकिन बहुत सारे
बैंक्स जो है सीए का सर्टिफिकेशन मांगते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये कहा नहीं जा सकता कुछ भी। अकॉर्डिंग टू बैंक, ये अकॉर्डिंग टू एज़ पर लोन के बेस की पे रहता है। अगर आपका 10 लाख का, नॉर्मली 10 लाख का लोन से नीचे अगर रहता है ना, तो वहाँ पे प्रोप्राइटर के साइन और ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। बैंक ये वादे नहीं कर सकता कि सीए का सीए के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए, लेकिन कुछ बैंक्स होते हैं जो कि मांगते हैं। तो आप करवा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, लेकिन अगर बैंक मांग रहा है उस हिसाब से तो एक अच्छा भी रहता है कि आप सर्टिफाई करा दें। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड एंड अटैच टू द रिपोर्ट। जो भी रेशियोज है उसका स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए। CMA रिपोर्ट इज़ लिंक्ड विद द एक्चुअल बिजनेस फिनांस पोजीशन। जो भी CMA रिपोर्ट है वो एक्चुअल बिजनेस फिनांस पोजीशन पे होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। बैंक विल चेक द रिपोर्ट विथ द अवेलेबल प्रूफ एंड ग्रांट द लोन अकॉर्डिंगली। जो भी रिपोर्ट है उसको चेक करेगा और बैंक, और जो भी प्रूफ होगा उसके अवेलेबल प्रूफ पे, और ग्रांट करेगा फिर लोन को उसी प्रूफ के द्वारा। ठीक है, अब आता है कि CMA डेटा एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये दोनों है क्या, अलग अलग चीज़ें हो सकता है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ मोर डिटेल्ड देन द CMA रिपोर्ट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो एक मोर डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, जबकि CMA रिपोर्ट एक सिंपल बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो सकता है। ठीक है, इट इज़ जनरली रिक्वायर्ड फॉर लार्ज फिनांस रिक्वायरमेंट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, तो ये जो जो CMA डेटा होता है उससे डिटेल्ड में होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाया जाता है वो किसी लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे एक सेपरेट आप किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं उसके लिए बनाया जाता है। यहाँ पे इट कवर्स द फॉलोइंग: डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मार्केट कंडीशंस कैसा है, इंडस्ट्री एवरेजेस क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी क्या है, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप प्रोजेक्ट के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप कंपनी अप्रोच फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, लोन रिक्वायरमेंट, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सबमिटिंग ए CMA रिपोर्ट? बाय सबमिटिंग ए CMA डेटा रिपोर्ट with the high ratios and proper presentation of the uses of funds, your chances of getting the loan have increased, provided you follow other procedures and requirements for banks. तो हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो डिटेल में बात करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दो तरीके की लोन की ज़रूरत पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। दो टाइप्स का लोन हो सकता है, एक होता है टर्म लोन, एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, जिसको हम लोग CC भी बोलते हैं। तो ये आपका जो लोन होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लोन जो होता है ना, तो लोन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है टर्म लोन। ठीक है, एक टर्म लोन हो सकता है, एक वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, तो ये जो दोनों लोन हैं इसमें इसका क्या क्या मतलब है। टर्म लोन मतलब होता है जैसे कि आप प्लांट मशीनरी परचेज कर रहे हैं, जो कि ये सालों साल आपका पैसा फंस जाएगा, फंड जो है इसमें पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, और इससे डायरेक्ट तो रिटर्न आने वाला है नहीं, रिटर्न आने वाला है आपका वर्किंग कैपिटल से, जो कि रोज़ का रोज़ आपका रॉ मटेरियल यूज होगा, वो आपका फिनिश गुड्स बनाने के लिए यूज होगा। ठीक है,
फिनिश गुड्स को बनाने के लिए इसको हम लोग प्लांट मशीनरी में यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे टर्म लोन से हमारा प्लांट मशीनरी में आपका लोन फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल में आपका रॉ मटेरियल में हो गया, हाँ, डेप्टर में हो गया, ठीक है। और भी सारा चीज़ है, कैश में कुछ पैसा अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ पे, तो इसमें पैसा फंस सकता है। तो इन सब से जो पैसा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, ये दोनों से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। इससे हम लोग का कैश जनरेट होगा। हालांकि अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे डिटेल में, इसके बारे में समझाएंगे। हालांकि ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वजह से मैं आगे बात करूँगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू।